नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियों का विज्ञापन जारी कर दिया। आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी के क्रम में हम इसकी तैयारी में सब लोग जुटेंगे। कॉमर्स से मैं संबंधित यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कॉमर्स विषय से संबंधित। कॉमर्स में टीजीटी की हम यहाँ पर बात कराएंगे और मैं यहाँ आज बात करने वाला हूँ टीजीटी वाणिज्य 2021 का हल प्रश्न पत्र, यानी मैं 2021 का प्रश्न पत्र को हल कराऊंगा और कोशिश करूंगा अब तक जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर को का सॉल्यूशन मैं आपके सामने ला सकूं, ये मेरी कोशिश होगी। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ टीजीटी कॉमर्स 2021, इसी के बारे में हम अभी डिस्कस पूरा करने वाले हैं। पूरे ही क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ में, और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही और क्वेश्चन पेपर को, हल पेपर को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे, और बेल आइकन को टच कर लें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो ये रहा टीजीटी 2021 के कॉमर्स के पेपर का पहला क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या में भारत का स्थान है। भारत का स्थान है वो कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास जो है वो राइट आंसर हमारे पास दूसरा है, यानी ऑप्शन हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन में हमारे पास में है मृतक साझेदार के व्यक्तिगत खाते में। दूसरा ऑप्शन है शेष साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में। तीसरा ऑप्शन है सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में। और चौथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में। यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर इसका है वो ऑप्शन है 3, सभी साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पुनर्मूल्यांकन की बात चल रही है अवकाश के समय, जब एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी खाते में। ऑप्शन दूसरा है सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनके पूंजी खातों में। और तीसरा ऑप्शन है शेष साझेदारों के पूंजी खातों में उनके नए लाभ हानि अनुपात में। ऑप्शन 4 है शेष साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में। राइट आंसर यहाँ हमारे पास में होगा कि सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनकी पूंजी खातों में किया जाएगा, यानी ऑप्शन हमारे पास में दूसरा ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। इसके बारे में बताते चलें, जब कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होता है, और जब पुनर्मूल्यांकन पर कोई लाभ अगर होता है तो वो क्रेडिट होता है, और हानि अगर होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। लेकिन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा, जैसा बता दिया, अभी पहले ही बताया था, सभी साझेदारों में, यानी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उस साझेदार के हिस्से में भी वो लाभ आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास राइट होगा, सभी साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में उनकी पूंजी खातों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ऋण पत्रों के लिए शोधन कोष खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है। यहाँ ऋण पत्रों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमारे पास में आ गया है। ऑप्शन में दे रहा है संचय खाते में, लाभ हानि खाते से, पहला ऑप्शन है संचय खाते से, दूसरा है लाभ हानि खाते से, तीसरा पूंजी खाते से, और चौथा है अतिरेक खाते से। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में होगा वो राइट आंसर अतिरेक होगा, यानी ऑप्शन 4।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संचयी आवृत्ति वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे के क्रम में जोड़े जाते हैं वर्गीकृत होती है। तो इसमें से कम और से अधिक वाला यहाँ पर रूल्स लागू होता है और यहाँ पर ऑप्शन जो इसका राइट होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, से कम के प्रकार का वितरण यहाँ पर लागू होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। ऑप्शन हमारे पास में है, पहला ऑप्शन भुगतान, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है। ऑप्शन हमारे पास में पहला ऑप्शन है भुगतान न हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है भुगतान न हुए किस्त मूल्य के शेष पर, और तीसरा ऑप्शन है किराया क्रय के अंतर्गत समझौता की गई राशि पर, चौथा ऑप्शन है रोकड़ मूल्य में भुगतान की गई किराया मूल्य की किस्त घटाकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारे पास में है वो राइट आंसर है भुगतान ना हुए रोकड़ शेष के मूल्य पर। जिसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान शेष रह गया है, ब्याज की जो गणना है उसी पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व कोष प्रदर्शित होता है। आय वितरण द्वारा, रोकड़ प्रवाह वितरण द्वारा, आर्थिक चिट्ठे द्वारा या कोष प्रवाह वितरण द्वारा। आप यहाँ पर देख रहे हैं संपत्ति आर्थिक चिट्ठे में, दायित्व आर्थिक चिट्ठे में, स्वामित्व कोष यानी जो पूंजी होती है वो सब कहाँ होता है, आर्थिक चिट्ठे में होता है। तो ऑप्शन हमारा राइट जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, आर्थिक चिट्ठे द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नगद बिक्री का प्रमाण, नगद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है। ऑप्शन में हमारे पास है विक्रय बही है, ऑप्शन में विक्रय बही है, कैश मेमो की प्रति है, विक्रेता की संक्षिप्ति है और रोकड़िए का सारांश है। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण की बात यहाँ पर हो रही है, कैश मेमो है प्रमाण है, विक्रेता की संक्षिप्ति है वो भी प्रमाणक का काम करेगी, रोकड़िए का सारांश है वो भी प्रमाणक का काम करेगी, लेकिन जो विक्रय बही है वो नहीं करेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो नेगेटिव पूछा था और नेगेटिव आंसर हमारे पास में विक्रय बही है, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अपकिरण के माप के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अपकिरण की यहाँ पर बात चल रही है, अपकिरण, तो अपकिरण के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है प्रमाप विचलन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास में विस्तार है, प्रमाप विचलन है, विचलन गुणांक है, चतुर्थक विचलन है। राइट आंसर जो हमारे पास में होगा वो होगा हमारे पास प्रमाप विचलन, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्रमबद्ध सम्मक माला के केंद्रीय मूल्य को कहा जाता है। क्रमबद्ध सम्मक माला की यहाँ बात चल रही है, तो क्रमबद्ध सम्मक वाले यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं हमारे पास में। सबसे पहले दे रखा है समांतर माध्य, भूइष्टक, माध्यिका और चतुर्थक। यहाँ क्रमबद्ध की बात चल रही है, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। और ये हमारा माध्यिका जो होती है ये इसका केंद्रीय मूल्य इसको कहा जाता है और ये राइट आंसर हमारे पास में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है। तो अब ये कौन सी योग्यता की यहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मानवीय इच्छा को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करना। ऑप्शन हमारे पास में है विज्ञापन, दूसरा ऑप्शन है प्रचार विक्रय कला और विक्रय प्रबंधन। राइट आंसर हमारे यहाँ पास होगा विक्रय कला, यानी विक्रय कला के द्वारा ही हम मानवीय इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन, एक लिपिक है रमेश और रमेश नाम के लिपिक से हर वर्ष ज्यादातर क्वेश्चन आता है। वास्तविक लेन देन है ये, ऑप्शन में अगर हम बात करें पहला ऑप्शन वास्तविक लेन देन है, दूसरा व्यक्तिगत लेन देन है, तीसरा नाम मात्र का लेन देन है और चौथा वास्तविक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का लेन देन है। राइट आंसर हमारे पास में यहाँ होगा नाम मात्र का खाता, यानी तीसरा ऑप्शन हमारे पास में सही होगा, क्योंकि रमेश को जो भुगतान किया जा रहा है वो रमेश के नाम से नहीं होगा, वो वेतन के नाम से होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है। अब जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, ऑप्शन हमारे पास में जहाजी कंपनी के द्वारा, आयातक के अभिकर्ता के द्वारा, या जहाज के कप्तान द्वारा, या सीमा शुल्क अधिकारी के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर है जहाजी कंपनी के द्वारा। जो बिल्टी निर्गत की जाती है जहाजी बिल्टी, वो जहाजी कंपनी के द्वारा ही निर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अब प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए, भाई किसके होने चाहिए? ऑप्शन में दे रखा है लेखाधिकारी के, लेखाकार के, प्रबंधक के, या उत्तरदायी अधिकारी के। प्रमाणक यानी जो उत्तरदायी अधिकारी है उसी के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुआ खर्च कहलाता है। भाई क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत व्यय कहलाएगा, नाम मात्र का व्यय कहलाएगा, पूंजीगत व्यय, या आयगत व्यय? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आयगत व्यय है। यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 3 होगा, पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा और वो क्वेश्चन है, तकनीकी कौशल सबसे आवश्यक। अब तकनीकी कौशल सबसे आवश्यक है, भाई वो किसके लिए है? यहाँ तकनीकी शब्द आ गया है और ऑप्शन है प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए, मध्य स्तर के प्रबंधकों के लिए, उत्पादन प्रबंधकों के लिए, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है तकनीकी कौशल की यहाँ पर बात चल रही है। भाई तकनीकी कौशल किसके लिए आवश्यक है? कहाँ तकनीक की आवश्यकता है? जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वहाँ। तो उत्पादन प्रबंधकों के लिए तकनीकी कौशल सबसे अधिक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? बिक्री के आधार पर। ऑप्शन में हमारे पास में दे रखा है खनन दे रखा है, एकस्व दे रखा, मुद्रण अधिकार दे रखा, लाइसेंसिंग यहाँ पर दे रखा है। या क्वेश्चन को एक बार देख लें, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मुद्रण अधिकार की यहाँ पर बात चल रही है, मुद्रण अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रैंको बीजक में सम्मिलित है। ऑप्शन सामने है। पहला ऑप्शन हमारे पास है क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत। दूसरा ऑप्शन है लागत बीमा एवं भाड़ा। तीसरा ऑप्शन है रेलवे स्टेशन तक की कुल लागत। चौथा ऑप्शन है रेलवे वैगन व लदाई तक की कुल लागत। यहाँ राइट आंसर हमारे पास में होगा ए, यानी क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत। अगला क्वेश्चन है, रणनीतिक नियोजन किया जाता है। रणनीतिक नियोजन यहाँ पर बात चल रही है और रणनीतिक नियोजन में यहाँ ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है, उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधन द्वारा, पर्यवेक्षक स्तरीय प्रबंधन द्वारा, या परिचालन स्तरीय प्रबंधन द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंश आवंटन खाता है। अंश आवंटन खाता, भाई अंश आवंटन जब की आवंटित किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, तो जो भी आवेदन आते हैं उनको अंश आवंटन खाते में लिखा जाता है। भाई मेन तौर पर क्या लिखा जाता है? व्यक्ति का नाम, यानी किस व्यक्ति ने कितने अंश खरीदने के लिए आवेदन किया है और किस व्यक्ति को कितने अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। तो वो एक व्यक्ति हुआ, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता और कंपनी खाता। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास व्यक्तिगत खाता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 100 समता अंशों के लिए जिन पर 4 रुपए की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया था, जो जब्त कर लिया गया, इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर सकती है? ऑप्शन हमारे पास में है 6 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए। तो राइट आंसर इसका होगा 4 रुपए, यानी 4 रुपए यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट होगा 2, 4 रुपए पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ सम्मक को ही डेटा बोला जाता है, को तालिका के रूप में संक्षिप्त में प्रस्तुतिकरण संदर्भित है। आवृत्ति,
अवास्तविक वितरण, क्रम सूचक वितरण, कालानुक्रमिक वितरण। अब राइट आंसर यहाँ हमारे पास जो होगा वो राइट आंसर है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है। एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खातों में, या फिर वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, या रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में। राइट आंसर हमारे पास में होगा वसूली खाते में, क्योंकि समापन पर वसूली खाता ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है उसकी या उसका लागत और ह्रास का अंतर, ऐतिहासिक लागत, उचित बाजार मूल्य, या प्राप्य मूल्य। राइट आंसर यहाँ हमारे पास होगा ऐतिहासिक लागत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पर्यावरण प्रदूषण की यहाँ पर बात चल रही है। औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, कृषि में रसायन का प्रयोग और खनन। यहाँ ऑप्शन सभी प्रदूषण के कारण हैं, सभी पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ सबसे प्रमुख कारण की बात अगर आ रही है तो सबसे प्रमुख कारण जो होगा वो औद्योगिकरण होगा, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रोज नामचे से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को कहा जाता है। वही रोज नामचा, यानी कि जर्नल से अगली पुस्तक में जो ट्रांसफर किए जाते हैं, खातों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रविष्टि कहलाती है, हस्तांतरण कहलाता है, लेखांकन, या फिर खतौनी। तो फिर इसका राइट आंसर हमारे पास खतौनी करना है, लेजर में पोस्टिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ऑप्शन पहला, वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। दूसरा ऑप्शन है, वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। तीसरा ऑप्शन है, वस्तु की मांग तथा इच्छा के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है। चौथा ऑप्शन है, वस्तु की मांग तथा कीमत के मध्य कोई संबंध नहीं होता। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो विपरीत है यानी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसका सही होगा। वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है? विज्ञापन की कौन सी विशेषता इसमें नहीं है? ऑप्शन है, भुगतान परक गतिविधियां। दूसरा ऑप्शन है, निश्चित प्रयोजक, दृश्यमान अथवा मौखिक, और व्यक्तिगत। यहाँ विज्ञापन की बात चल रही है। भाई भुगतान परक गतिविधि विशेषता है, निश्चित प्रायोजक ये भी विशेषता है, दृश्यमान तथा मौखिक ये भी है, लेकिन जो नहीं है या निगेटिव पूछा नहीं है तो वो है व्यक्तिगत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। मूल लेखांकन समीकरण आधारित है लागत अवधारणा पर, लेखांकन अवधि अवधारणा पर, उपार्जन अवधारणा पर, द्विपहलू अवधारणा पर। तो सभी लोग जानते होंगे, जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, आर्थिक चिट्ठा जो बनाया जाता है, उसी के आधार पर जो समीकरण दिया गया है उसी को मूल लेखांकन समीकरण कहा जाता है, और आर्थिक चिट्ठा जो है वो द्विपहलू अवधारणा पर आधारित है, उसी के आधार पर ये बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंश आवंटन खाता है एक। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 29 के बाद 20 नहीं, गलत है कहीं कहीं। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है, और बाई मिस्टेक यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया है। बहरहाल इसका आंसर एक बार फिर बता देते हैं। अंश आवंटन खाता व्यक्तिगत खाता है।
क्वेश्चन फिलहाल हमें जो देखना है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक कंपनी ने 20,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। आयगत व्यय के रूप में, पूंजीगत व्यय के रूप में, या व्यक्तिगत व्यय के रूप में, या स्थगित आयगत व्यय के रूप में। यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर देखें। एक कंपनी ने 20,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर, यानी कंपनी ने अपने भवन की रंगाई पर कराया है, व्यापारी ने अपने भवन की रंगाई पर नहीं कराया, कंपनी ने कराया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हमारा आंसर ऑप्शन हमारा होगा राइट, वो होगा आयगत व्यय के रूप में, पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं है, आयगत व्यय के रूप में यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ संपत्ति में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है, नियोजन है, संप्रेषण है, या निर्णयन है, या अभिप्रेरण है। प्राथमिक कार्य की यहाँ पर बात चल रही है, और किसकी? प्रबंधन की यहाँ पर बात चल रही है। राइट आंसर ऑप्शन तो हमारे पास नियोजन है, संप्रेषण है, अभिप्रेरणा है और निर्णय है। तो यहाँ पर नियोजन की यहाँ पर बात है। यहाँ और राइट ऑप्शन जो है वो नियोजन है, क्योंकि सबसे पहला नियोजन ही होगा, निर्णय तो सबसे लास्ट में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, न्यूनतम किराया को इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम किराया रॉयल्टी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये मृत किराया है, स्थायी किराया है, या सम किराया है। तो या ये सभी हैं। ऑप्शन ये भी हो सकता था कि ये फिलहाल जो ऑप्शन है हम उसी के अनुसार देखना है। तो ये सभी न्यूनतम किराए के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको मृत किराया भी बोला जाता है, स्थायी किराया भी बोला जाता है, और न्यूनतम किराया भी बोला जाता है। रॉयल्टी के मैटर में न्यूनतम किराए को निर्धारित कर दिया जाता है। ये वही सब नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्रय पुस्तक की बात यहाँ पर चल रही है। माल के समस्त क्रयों को क्योंकि यह सबसे पहले दे दिया है, माल के समस्त क्रयों को, और अभ्यर्थी जो क्या करते हैं वो उसको राइट आंसर मान लेते हैं। फिलहाल अगले ऑप्शन को देखें, समस्त क्रयों को, क्योंकि बिना चारों ऑप्शन पढ़े आंसर नहीं दिया जा सकता। माल के समस्त उधार क्रयों को उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ जो राइट आंसर पहले लगा लिया था, जो कि हमारे पास यहाँ बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि क्रय पुस्तक में जो है उधार खरीदे गए, समस्त उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। राइट आंसर हमारे पास तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निर्णयन प्रक्रिया है एक। अब ये निर्णयन प्रक्रिया क्या है? एक कार्य है, प्रविधि है, उद्देश्य है, या फिर नीति है? तो राइट आंसर हमारे पास में इसका होगा प्रविधि, एक प्रविधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नगद लेन देनों को दिखाया जाता है। भाई कहाँ दिखाया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, आय व्यय खाते में, या लाभ हानि खाते में, या फिर निर्माण खाते में। ऑप्शन हमारे पास में चारों ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लिए हैं, और गैर व्यापारिक संस्था की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, अनार्जित आय को माना जाता है। अनार्जित आय का पहले हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। यह संपत्ति है, दायित्व है, हानि है और पूंजी है। पहले अनार्जित का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी हमने काम नहीं किया है और उस काम के बदले हमें जो पैसा मिलना है वो हमने पैसा ले लिया है। तो ये हमारा दायित्व होता है, यानी राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पार्षद सीमा नियम है। पार्षद सीमा नियम है क्या है? कंपनी के आंतरिक नियम है क्या? क्या संचालक मंडल के लिए दिशा निर्देश है? क्या कंपनी तथा संचालक मंडल के मध्य अनुबंध है? या कंपनी का चार्टर है? अगर आप सारे को ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में ही दे रखा है जो कि राइट ऑप्शन है, कंपनी का चार्टर है, पार्षद सीमा नियम। अगला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है? कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है। क्या समता अंश पूंजी हो सकती है? क्या पूर्वाधिकार अंश पूंजी हो सकती है? क्या स्थायी संपत्ति हो सकती है? क्या ऋण पत्र हो सकते हैं? पूछ क्या रहा है? स्रोत नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारे पास में होगा सी, यानी तीसरा होगा स्थायी संपत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है
किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं? औपचारिक संगठन में हो सकता है क्या? अनौपचारिक संगठन में हो सकता है, रणनीतिक संगठन में हो सकता है, या फिर दूसरा और तीसरा में हो सकता है। दूसरा तीसरा यानी अनौपचारिक और रणनीतिक संगठन में हो सकता है। राइट आंसर यहाँ होगा औपचारिक संगठन। जब औपचारिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा हो तो सब ये लिखित रूप में ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में और क्वेश्चन है प्रमाणक का तात्पर्य। अब प्रमाणक का तात्पर्य क्या है भाई? नगद रसीद हो सकती है क्या? बीजक हो सकता है या प्रतिपूर्ण हो सकता है या फिर ये सभी हो सकते हैं? तो हाँ, ये सभी हो सकते हैं। नगद रसीद भी है, प्रमाणक, वाउचर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तलपट प्रदर्शित करता है। भाई तलपट क्या प्रदर्शित करता है? लाभ हानि खाते का शेष प्रदर्शित करता है, या लेखाकार द्वारा किए गए लेखांकन की पूर्ण शुद्धता प्रकट करता है, या खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता का प्रस्तुत करता है, या फिर संपत्तियों एवं दायित्वों के मध्य शेष को प्रदर्शित करता है? तो हाँ, राइट आंसर यहाँ होगा तीसरा, खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसी से तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाया ही इसीलिए जाता है जिससे खाता बही के खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच की जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है जब कोई उपभोक्ता बाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न द्वारा की जाएगी। यहाँ पर सूत्र दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला सूत्र जो हमारे पास में है, पहला सूत्र है एक्स माइनस वस्तु में परिवर्तन बटे बाई माइनस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, पहला। दूसरा ऑप्शन दे रखा बाई माइनस वस्तु में परिवर्तन बटे एक्स माइनस वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और तीसरा है एक्स माइनस वस्तु में परिवर्तन बटे बाई माइनस वस्तु में परिवर्तन। चौथा है बाई माइनस वस्तु में परिवर्तन और बटे में एक्स माइनस वस्तु में परिवर्तन। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अंश बटे हर की दोनों में शब्द आना चाहिए परिवर्तन, और वो परिवर्तन यहाँ दोनों में है। दूसरा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, तीसरा और चौथे ऑप्शन में से है। लेकिन अब यहाँ पर हम इसकी पहचान को, हम एक पहचान भी है, वो है ये कि वस्तु में पहली वस्तु जो हमारी थी वो क्या थी? किस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ली जा रही है? यहाँ पर वस्तु बाई वस्तु की स्थान पर ली जा रही थी, तो बाई वस्तु जो है वो सबसे ऊपर आएगी, और बाई वस्तु जब ऊपर आ रही है, एक्स वस्तु नीचे आ चुकी है, यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा चौथा, ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार आप चाहे फिर देख लें। जब कोई उपभोक्ता बाई वस्तु की कुछ इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना निम्न के द्वारा की जाएगी। भाई यहाँ पर ऑप्शन आपको बता ही दिया, चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन था। पहचाने कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का एक प्रारूप नहीं है? दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार की यहाँ बात चल रही है। क्या विभागीय भंडार? नहीं हो सकता है। सुपर बाजार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें या किराना भंडार? यहाँ नेगेटिव पूछा है, प्रारूप नहीं है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो किराना भंडार है और ये नेगेटिव आंसर है, तो यही आंसर हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? क्या पत्रों की प्राप्ति कार्यालय का कार्य नहीं है? क्या सूचनाएं प्रदान करना कार्यालय का कार्य नहीं है? क्या नस्तीकरण एवं पृष्ठांकन कार्य नहीं है या निर्णय नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है कार्यालय का जो कार्य है व्यापारिक कार्यालय का वो पहला, दूसरा और तीसरा है, लेकिन निर्णयन करना कार्यालय का कार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा ही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आश्रित शाखा कर सकती है। भाई आश्रित शाखा क्या कर सकती है? केवल नगद विक्रय कर सकती है क्या? क्या केवल उधार विक्रय ही कर सकती है? क्या नगद एवं उधार दोनों विक्रय कर सकती है या उपरोक्त में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है? हाँ, राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा केवल नगद विक्रय कर सकती है भाई। इसके साथ-साथ ये भी तो इसका राइट आंसर है, केवल उधार विक्रय भी कर सकती है। तो हाँ, इन दोनों को मिलाकर के राइट आंसर हमारा जो हो जाता है, नगद एवं उधार विक्रय दोनों कर सकती है। केवल नगद नहीं कर सकती, केवल उधार नहीं कर सकती। हाँ, नगद की बात करें, नगद करती है, उधार भी करती है, तो उधार और नगद दोनों करती है। तीसरा ऑप्शन राइट